क्योंकि उस समय यूट्यूब भी रिवॉल्यूशन प्लेटफॉर्म था कि हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकते थे। आइडिया आया कि ये मुझे हर एक बच्चे तक पहुंचाना है, मैथ्स का डर मुझे सबका दूर करना है। आपने काम कहाँ से शुरू? आफ्टर 10th मुझे घर से 1 रुपया में नहीं लेना है। सो मैंने इंग्लिश सीखा, उसी इंस्टीट्यूट में छोटा मोटा जॉब भी स्टार्ट किया। क्या क्या लगा? डिजिटलाइज किया। सबसे पहले हमने सारे डिजिटल बोर्ड्स वाले क्लासरूम्स को सेटअप किया, स्टूडियोज बनाए। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति से आप सबको मिलवाने वाली हूँ, उनको बहुत से लोग सिर्फ आदित्य सर की तरह जानते हैं। आज मैं आपको आदित्य पाटिल से मिलवाने वाली हूँ, जो वो उस मास्टरमाइंड टीचर के पीछे जो इंसान है, जिसने लाखों स्टूडेंट्स की पूरे हिंदुस्तान में इतनी मदद की है, उनको उस मुकाम पे लाने को कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स, हर चीज पार कर सके। और ये हुआ है उस सब्जेक्ट के साथ जिससे हर दूसरे इंसान से पूछो तो वो डरते हैं, मैथ्स, गणित। कोई भी उसके बारे में सुन के परेशान हो जाता है। और उनका विनर्स ऐप है, उनका विनर्स इंस्टीट्यूट है इंदौर में। उन्होंने यूट्यूब का जो हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन आया है उसको बिल्कुल अपने हाथों पकड़ के अपनी नॉलेज, अपने तरीके हर कोने कोने में हिंदुस्तान के भेजे हैं। आदित्य सर, वेलकम। You're here with us on Bookcast. We're very, very happy to have you. Thank you for the wonderful introduction and inviting me here. Thank you. सर, आपकी किताबें हैं, बच्चे पढ़ते हैं जी, बहुत से लोग आपसे बात करते हैं और आप रोज वक्त निकाल के उनको सिखाते हैं। और मैं अब सुनना चाहूंगी आपसे, जो आपने मुझे कहानी बताई थी, जो आपने पहली अपनी रिकॉर्डिंग की थी जी। जब हम लोग माइक्स की बात कर रहे थे, हम लोग परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे जब आपने पहली रिकॉर्डिंग की थी। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स भी जान पाए, उनके पेरेंट्स भी जान पाए कि कैसे शुरू हुआ था, बिकॉज हर चीज एक स्ट्रगल होती है। जी, YouTube पर जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, मतलब मुझे लगा कि YouTube पे हम भी थोड़ा शुरू करते हैं, जो अच्छे ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, वो बच्चों तक पहुंचाए। बट उस समय इतना इजी नहीं होता था वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना। सो हमने कहा शुरू करते हैं। तो जो कैमरा था उससे हमने वीडियो बनाया। हमें माइक तक नहीं पता थे कि क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं था। सो हम लोग क्लासरूम में एक छोटा सा माइक यूज करते थे जिसमें स्पीकर हुआ करता था, बट वो स्पीकर की साउंड कैमरे में अच्छा नहीं जाता था। सो मेरे दिमाग में ये भी था कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि सर के पास माइक भी नहीं है या ये वीडियो कैसे बना रहे हैं। तो मैंने जस्ट उस माइक को हैंग किया और उसकी पिन जो है अपने पॉकेट में लगा ली, बस रख ली, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, ये एक ऐसे सर हैं जिनके पास माइक तो है कम से कम। सो दिस इज हाउ आई शॉट माय फर्स्ट वीडियो। और वो जो भी था, लेकिन हमारा पहला ही वीडियो काफी वायरल हुआ और आई थिंक उसमें मिलियंस में व्यूज गए। और आज भी जब वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है और जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है कि कैसे हमने स्टार्ट किया था और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वेल सर, अब क्या कहे कि जब किसी के दिल में एक तमन्ना होती कुछ अच्छा करने की, तो मैंने साउंड बिट लाइक शाहरुख खान की पूरी कायनात साथ आ जाती है उसको अचीव करने को। सर, अब मुझे एक चीज बताइए, मैं बहुत इसमें इंट्रीग्ड रही हूँ बिकॉज मैं उस जनरेशन की हूँ जिनका डायल अप कनेक्शन था, यूट्यूब वगैरह तो था ही नहीं। आई मीन आप भी उसी जनरेशन के हैं जहाँ किसी ने अगर फोन उठा लिया तो इंटरनेट कट गया। और मुझे पता है यूट्यूब स्पेशली एक ऐसी जगह है जिसने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया है। करेक्ट। और हिंदुस्तान में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ते बढ़ते स्मार्टफोन्स के आने से गली गली में फोन पहुंच पाया है। पर आपका इंस्पिरेशन क्या था कि आपने एक चैनल शुरू किया और ये सोचा कि बच्चों के लिए आप मैथ्स आसान बनाएंगे, एक इस तरह सिखाएंगे कि उनको उससे डर ना लगे? ठीक, इसके लिए थोड़ा मुझे अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के बैकग्राउंड को काफी मैच करता हूँ जिन्हें 10th तक स्पेशली मैथ से बहुत डर लगता था और मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। और आफ्टर 10th मैंने अपने पेरेंट्स को ही कहा कि मैं 11th 12th कुछ भी सब्जेक्ट ले लूंगा, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। इतनी नफरत मुझे मैथ से थी।
लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा रहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इनको समझा तो पता चला कि मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा आपको। सो फिर वही था कि अरे यार फिर मैथ्स यहाँ पर आया। लेकिन उसके बाद जब मैथ्स को पढ़ा तो लगा कि नहीं, मैथ्स इतना बुरा सब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल बुरा नहीं है। जिस तरीके से स्कूल में हमें इसको पढ़ाया गया है शायद वो तरीका गलत था। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है जी। क्योंकि लॉजिक्स उसके पता चले, डे टू डे लाइफ से हमने उसको कनेक्ट किया, और जो ट्रिकी या कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जब वो सीखे तो समझ में आया कि नहीं, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इसका पढ़ाने का तरीका हमें सही मिल जाए। तो जब मैंने उस चीज को सीखा तो मुझे लगा कि जब मैं इस माइंडसेट से निकला हूं स्कूल से तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में भी सेम चीज होगी, और मुझे उस डर को खत्म करना था कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, मैथ्स को इतना अच्छा मैंने बनाया है और जिसने मुझे इतनी पहचान दी है, इस सब्जेक्ट को मुझे हर एक के लिए आसान बनाना है। तो वहां से फिर विनर्स इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट आया। मैंने अपनी बुक लॉन्च करी, फिर बहुत सारी चीजें मैथ्स को लेकर करी। इनफैक्ट जो यूट्यूब चैनल है फिर वो भी इसीलिए स्टार्ट करी थी कि वो जो ट्रिक्स है, क्योंकि उस समय यूट्यूब भी रिवॉल्यूशन ही था और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था कि हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकते थे। फिर वहां से हर एक बच्चे तक उस टेक्निक को पहुंचाने का आइडिया आया कि ये मुझे हर एक बच्चे तक पहुंचाना है, मैथ्स का डर मुझे सबका दूर करना है। मैं बहुत ही अमेज़्ड हूँ क्योंकि मैं उस दिन बैठ के जब आपसे बात करने से पहले आपके वीडियोस देख रही थी। काश मेरे वक़्त पे भी होता, क्योंकि आपको मैं जैसे कल बता रही थी कि मैथ्स से ज़्यादा खौफ़ तो मुझे ज़िंदगी में स्कूल में किसी और चीज़ से नहीं था। मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाता था, और किस तरह मैंने 10th बोर्ड पार किया है, राइट। ये तो माने मेरी फैमिली की हिस्ट्री में मज़ाक बन गया कि पार कर लिया बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। पास हो गई तो उस पे तो लोगों ने जाके आस-पास मंदिर में प्रसाद चढ़ाया कि इसका मैथ्स निकल गया। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आज हाँ, स्कूल से निकलने के 23 साल बाद मैं वही मैथ्स 2 मिनट में, बिकॉज़ मेरा अपना मैकेनिज़्म बन गया है, बन गया। वही कैलकुलेशन करने को। तो जो आप कह रहे हैं कि हमेशा बहुत ही एक स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाया जाता है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बिकॉज़ ये मैं पहली बार नहीं सुन रही हूँ, मैं 2-3 और मैथमेटिशियन से ओवर टाइम सुन चुकी हूँ ओके। कि स्कूलिंग में जिस तरह स्कूल्स में हर चीज़ एक डब्बे में डाल के सिखा दी जाती है, वही एक तरीका नहीं है। नहीं है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पर यूट्यूब तो कहीं बाद में आया, आपने अपना इंस्टीट्यूट कहीं पहले शुरू कर दिया जी। था, और वो भी इंदौर में, जो एक हब बनता जा रहा है धीरे-धीरे जी। कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए। पर सिर्फ कम्पेटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप हर उम्र के बच्चे के लिए मैथ्स आसान करते जाएं। जी। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है, तरीका है। आपकी किताबें भी हैं, उनको बहुत मदद कर रही हैं। आपने काम कहाँ से शुरू किया? ये जानना आई थिंक आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या आदित्य सर पहले दिन से ही मैथ्स में शुरू हुए थे? क्योंकि ये जर्नी आपकी आई थिंक सबको बहुत इंस्पायर भी करेगी बिल्कुल। कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है, आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। राइट। मैंने अपने 2 डर को दूर करने का सबसे पहले डिसीजन लिया था, और जो सेकंड फोबिया है वो भी बहुत से स्टूडेंट को कनेक्ट करेगा, दैट इज इंग्लिश। जी। सो 10th के बाद यही था कि मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं एक ये इंटरेस्ट आया कि इंग्लिश सीख लेते हैं। सो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है वो किया, और काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया वहाँ पे। फिर वहीं पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स से मेरी मुलाकात हुई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जानते थे। मुझे तब तक गवर्नमेंट जॉब्स, मैथ्स कुछ भी नहीं पता था कि ये सब क्या होते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे थे बैंकिंग एग्जाम्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की। तो मेरा इंटरेस्ट उनके साथ आया कि यार मुझे भी बताओ ये क्या है। उन्होंने बताया कि एग्जाम्स होते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। मैंने एक डिसीजन अपनी लाइफ में आफ्टर 10th लिया था, और वो ये था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। सो आफ्टर 10th ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि मुझे घर से 1 रुपया भी नहीं लेना है। सो मैंने इंग्लिश सीखा और वहीं पे इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। उसी इंस्टीट्यूट में छोटा मोटा जॉब भी स्टार्ट किया। मुझे 6,000 रुपये महीना वहां से मिलने लगा, और शायद वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने अपने पेरेंट्स से 1 रुपया भी उस दिन के बाद से नहीं लिया है। हर चीज अपने दम पे ही की। वाह। उसके बाद जब फ्रेंड्स से जाना कि मैथ्स मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस ये होता है, और आफ्टर 12th मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था गवर्नमेंट जॉब्स का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क।
जस्ट आफ्टर 12th। और वो एग्जाम 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन में ही क्लियर हो गया था। बट उस समय ऐसा था कि नहीं, इतना अभी इतने छोटे के लिए शायद हम नहीं बने, कुछ और बड़ा ट्राई करते हैं। और तब तक मुझे मैथ्स से प्यार हो गया था। वाह! उसकी जो ट्रिक्स है, जो टेक्निक्स है, मतलब बहुत मन होता था कि इसको समय दें, काफ़ी रिसर्च करें, नई-नई चीज़ें इसमें खोजें। और फिर 1 टू 1 में दूसरों का डर दूर करना मैंने शुरू किया। पहले डायरेक्ट क्लासेस मैंने नहीं शुरू की थी, तो कोई भी मुझे मिलता था, मैं उसको बस साइड में बैठा के उसको पढ़ाना शुरू कर देता था कि देखो ये ऐसे सॉल्व होता है, ये ऐसे होता है, रटना नहीं है, फॉर्मूले में मत जाओ, लॉजिक्स में सिखाता था। उसको बहुत ईज़ी बनाकर मैं चीज़ों को सिखाता था। देन जब थोड़ा अच्छा लगने लगा बाकी लोगों को भी, तो फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। और वहां से फिर टीचिंग, मतलब मैं कहूँगा कि मेरा सेकंड जो लव है आफ्टर मैथ्स, फिर ये था कि नहीं, मुझे अब इस प्रोफेशन को ही अपनी लाइफ में आगे लेकर जाना है। सो अराउंड 4-5 इयर्स टीचिंग किया। और उसके बाद फिर घर से प्रेशर आया कि कब तक पढ़ाओगे, या ये कोई जॉब होता है क्या, तुम खुद इतने बच्चों की जॉब लगवा चुके हो, गवर्नमेंट जॉब, व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं करते हो। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और क्योंकि सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे थे, पढ़ा में रहा था, और मैं मानता हूँ कि पढ़ाने से आपके सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जी। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पढ़ा दिया, सो आप उसमें बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो। सो 10 से 12 गवर्नमेंट जॉब्स मैंने दिए इन 2013, और ऑलमोस्ट सभी क्लियर करे मैंने। और मेरे पास वो टाइम था कि सारे 10 से 12 अपॉइंटमेंट लेटर्स मेरे सामने थे, अरे वाह! और उसमें से कुछ एक चूज करना था। और बहुत डिफिकल्ट, मतलब मैं समझता था कि प्रिपरेशन करना डिफिकल्ट है, सिलेक्शन लेना डिफिकल्ट है, बट ऐसी डिफिकल्टी भी लाइफ में आनी चाहिए कि जहां पे आपके पास ऑप्शंस हो और आपको चूज करना पड़े कि किस तरफ आगे बढ़ना है। सो LIC AAO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट को मैंने चुना। और वो मेरा पहला जॉब था जो मैंने मतलब ज्वाइन किया। 2-3 साल जॉब भी किया। उसके बाद फिर मन हुआ कि नहीं, मुझे जॉब तो नहीं करना है, मुझे वापस अपने पढ़ाने के शौक पर ही वापस लौटना है। फिर रिजाइन किया और वापस फिर विनर्स इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। इवन जब मैं LIC जॉब में था, छत्तीसगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहां पर भी 10 to 6 जॉब होती थी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मैं पढ़ाता था, फिर ऑफिस जाता था, और शाम को 6 बजे आके 7 बजे से रात के 10 तक फिर पढ़ाता था। तो अपना पढ़ाने का काम कभी मैंने बंद नहीं किया, और वहां पे भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, गाइड करना, वो सब चीजें करी। तो मेरा बस यही मकसद कह सकते हैं वो रहा है कि सभी का डर दूर करना है मैथ सब्जेक्ट को लेकर, और जितना बेस्ट, क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल पाया। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि जहाँ पे उस समय गवर्नमेंट जॉब्स की कोई अवेयरनेस नहीं थी, मुझे खुद नहीं पता था। सो जॉब क्विट करने का या विनर्स इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का सिंगल रीजन था कि जो स्ट्रगल मैंने किया है या जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाया, मेरे जैसे लाखों बच्चे होंगे जी। उन तक मुझे इस गाइडेंस को, इस एक्सपीरियंस को, इन टेक्निक्स को पहुंचाना है। क्योंकि जॉब करके मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगा, और जॉब करके मैं अपनी लाइफ को तो सेटल कर रहा हूं, बट मुझे लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज करना है। और जिस दिन ये थॉट आया, बस उसी दिन से रिजाइन करने की, जॉब क्विट करने की प्लानिंग करी, और कुछ समय बाद फिर रिजाइन कर दिया। मैं तो, अगर मैं फिल्म डायरेक्टर होती या स्क्रिप्ट राइटर होती, तो मैं बड़ी खुशी से आपके ऊपर एक फिल्म या एक सीरीज तो बना देती, थैंक यू। बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग टू हियर दिस। एक जो लव फॉर टीचिंग होता है, एक पैशन फॉर टीचिंग होता है, ये बहुत अब कम हो गया है जी। बहुत कम लोग, बिकॉज आजकल ये कहा जाना है टीचिंग बड़ा आसान प्रोफेशन है। टीचिंग एक्चुअली आसान प्रोफेशन नहीं है। बिल्कुल। आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं सिखाने के लिए, और आपको हर स्टूडेंट के हिसाब से अपना टीचिंग मोल्ड करना पड़ता है। एंड आई थिंक वो जो है, वो आपकी बात में बहुत अच्छी तरह आ रहा है। एंड द फैक्ट कि आप लोगों के साथ लॉजिक समझाने में, बिकॉज जहां आप लॉजिक समझाएंगे, फॉर्मूला अपने आप लॉजिकल बनने लगेगा। फॉर्मूला अपने आप 1 मिनट में बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। पर अगर उनको लॉजिक ही ना समझाए, या लॉजिक उनको समझाने के लिए कोई आसान ना करे, तो वो कहाँ से सीखेंगे? तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठता रहता है कि ठीक है, हम लोग सब जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स कितनी जरूरी हैं। एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट जॉब्स कितना फर्क करती हैं। राइट। आई मीन, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो आप लिटरली रिटायरमेंट सेटल्ड हैं, आपका उसके बाद हेल्थ सेटल्ड है, सब कुछ है। पर आप आबादी और नंबर ऑफ जॉब से कंपेयर करिए तो वो तो एक अलग ही चीज है, हम उस पर तो जाएंगे ही नहीं।
पर आपको नहीं लगता कि जो कोचिंग का जो मार्केट है ये ग्लट बन गया है? बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, हर कोई क्लेम कर रहा है कि उनसे बेहतर कोई है नहीं। आई मीन आपने मुझे बताया कि आप कैसे अलग तरीके से करना चाह रहे थे, बट एक आध मुझे कहानियां अगर आप बता पाएं कि एक स्टूडेंट जिसकी जिंदगी आपके इस अलग फिलॉसफी ने, इस अलग सिखाने के तरीके ने बदली। जी। आई मीन 1 हो 10 हो, मैं तो सारी सुनने को तैयार हूँ, पर आप 1 से 2 तो बताइए प्लीज। जैसा आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स की स्टोरी, तो मुझे लगता है कि ऐसी हजारों कहानियां मैं सुना सकता हूँ, और शायद मुझे लगता है कि हर दिन मुझे किसी स्टूडेंट की ऐसी कहानी मिलती है। लेकिन मैं सबसे पहली जो एक रियल इंसिडेंट में बताऊंगा, तो अपने पहले ही स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, जब मैंने छत्तीसगढ़ में जॉब ज्वाइन किया था। और क्योंकि पढ़ाना मैं नहीं छोड़ना चाहता था, तो वहां पे मैंने सोचा कि सुबह शाम में पढ़ा दूंगा और बाकी दिन भर फिर जॉब करना ही है। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने खोजना शुरू करा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स को जानते हो। मैं छत्तीसगढ़ के कांकेर एक एरिया है, जिला है, वहां पे पोस्टेड था, और लिटरली वहां पे गवर्नमेंट जॉब को लेके कोई खास अवेयरनेस नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे, और वहां मैं उसकी प्रिपरेशन कराना चाहता था। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ढूंढने की कोशिश करी। एक स्टूडेंट रेडी हुई कि उसने कहा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत कुछ जानती हूँ, कोई अगर पढ़ा देगा तो ठीक है। उसका नाम गरिमा शर्मा था, और मैं काफी खुश था कि चलो कोई तो मुझे मिला। मैं सोचता था 1 या 2 लोग भी मिल गए तो मैं अपना पढ़ाने का काम तो पूरा कर लूंगा, इनको कुछ बनाकर तो रहूंगा ही। जी। पहले दिन वो आई गरिमा, और मैंने अपने एक सर थे जिनका स्कूल था, तो उनसे कुछ बेंच टेबल्स उधार ले लिए थे, एक छोटा सा बोर्ड खरीद लिया था, और दिस इज हाउ स्टार्टेड। और पहले विनर्स के पहले वहां पे मैं इंस्पायर इंस्टीट्यूट के नाम से चलाता था, तो शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। उसको बहुत अच्छा लगा, पहले दिन मैंने उसको पढ़ाया, उसको अच्छा लगा। नेक्स्ट डे वो अपनी एक फ्रेंड को लेकर आ गई कि चलो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ तुमको भी समझ में आएगा। 2 लोग हो गए। मैं बहुत खुश था कि चलो यहाँ पे 2 लोग मिलना बहुत बड़ी बात है। जी। उन दोनों को अच्छा लगा। नेक्स्ट डे वो अपने एक फ्रेंड को और लेकर आए। 2 दिन में 4 से 5 स्टूडेंट्स हो गए, और ऐसे ये कहानी शुरू हुई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो फर्स्ट मेरी स्टूडेंट थी गरिमा शर्मा, जहां मैं पढ़ाता था उसके जस्ट सामने एक बैंक था। जी। एंड कोइंसिडेंस कहें या एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, था कि आफ्टर 1 और 2 इयर्स सेम बैंक में उसकी जॉब लगी है, जस्ट ऑपोजिट, कि जहां वो पढ़ती थी और उसके सामने जो बैंक था वाह। वहां पे उसकी जॉब लगी। आई थिंक वो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि आई थिंक हम लोग सब जानते भी हैं छत्तीसगढ़ में किस तरह के और भी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो डिस्टेंसेस कितना मुश्किल है। आई मीन वहां पे आपने शुरू किया, तो मैं तो अगला आपसे पूछने वाली थी कि ये आइडिया ऑफ विनर्स कहाँ से आया। जी। फैक्टर्स आपने उसकी कहानी मुझे साथ साथ बना दी, बिकॉज आपने जब उसका इंस्पायर नाम रखा और इन बच्चों को एक इंस्पिरेशन का चांस दिया जिससे वो विनर्स बने, तो आई थिंक उससे ज्यादा सिंपल कोई वो हो नहीं सकता है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, क्योंकि फिर आपने अपनी आंखों से उस बच्चे का अचीवमेंट देखा है, पर वो लड़की कभी वो अचीव कर ही नहीं पाती अगर उसको आप जैसा एक टीचर नहीं मिलता, जो उसको गाइड भी कर पाता कि वो क्या करना चाहती है और फिर या कर सकती है, और फिर उसको उस अगले मकाम पे भी ले जा पाए कि वो अचीव कर पाए। ये एक मुझे चीज बार 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 मेरे ख्याल में आ रही है। ये हम लोग ने शुरू में भी बात की थी कि मैथ्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी खौफनाक, डरावनी, चुड़ैल, भूत, जो भी बच्चे उसको बुलाना चाहे वो है। उसको आप इतना आसान, इतना कम खौफनाक कैसे करते हैं? क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं कॉलेज के 3 साल तक के बाद तक, जब मैं बिल्कुल ही टच भी नहीं कर रही थी मैथ्स, मुझसे कोई 2+2 आके पूछ रहा था ना, मैं डर के ही गलत जवाब देती थी। मैं अपने दिमाग को 2+2 करके 4 करने का भी वक्त नहीं देती थी। जी। बहुत वक्त लगा टू गेट ओवर दैट फियर, एंड फिर मैं उसको अपनी हर रोज की जिंदगी में इंसान को इस्तेमाल तो करना पड़ता है कि आज मैं मेंटल मैथ्स हजारों लाखों में कर लेती हूँ। पर आपने कैसे उसको कम मुश्किल बनाया? बिकॉज मैथ्स इज सो इम्पोर्टेंट टू एवरीडे लाइफ। हम रियलाइज भी नहीं करते, हम हर वक्त हर चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। राइट। एंड ये एक पार सारे मैमल्स में
इंसानों में आया है। मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम में आया है। द एबिलिटी टू कैलकुलेट ओनली एग्जिस्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। राइट। तो आपने उसको इतना आसान कैसे बना दिया? मैं वापस से वहीं से कुछ चीजें और उसमें ऐड करूंगा कि जहां पे मैं शुरुआत में कुछ बच्चों को ढूंढ रहा था और उसी प्लेस पे ये स्थिति बन गई थी कि वहां पे एक समय पे हजारों बच्चे पढ़ रहे थे, जहां पे गवर्नमेंट जॉब्स की अवेयरनेस नहीं थी और जहां पे एक बार मैं हजारों बच्चों को बैठा के मैं पढ़ाता था। जी। इतना वहां पे एक क्रेज बन गया था और अवेयरनेस वहां पर हो गई थी। एक और स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, फिर जो आपने मैथ्स को लेकर पूछा है जी जरूर। क्योंकि मैथ्स ने कैसे कुछ और बच्चों की लाइफ चेंज करी वही बताता हूं मैं। तो जब डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ, हमने यूट्यूब के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट करी, हमारी एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च की, कोर्सेज, बुक्स, बहुत सारी चीजें हमने करी। ऐसे ही एक बार यूट्यूब पर हम लोग किसी एग्जाम का एनालिसिस होता है जी। कि एग्जाम हुआ तो हम स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं वीडियो कॉल के थ्रू कि आपका एग्जाम कैसा रहा, एग्जाम सेंटर से। जी। सो एक बच्चे ने बताया, बातचीत हुई। सो ही वॉज फ्रॉम बिहार, जी। छोटे से गांव से वो था और उसने मुझे बताया कि सर आज मेरे मैथ्स में 35 आउट ऑफ 35 आए। सो मुझे उस समय बहुत नॉर्मल लगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे कर ही लेते हैं। जी। फिर बाद में आफ्टर एनालिसिस मैंने उससे कॉल किया कि मुझे इससे बात करवाओ कि ये लड़के की क्या कहानी है, कहाँ से है। उसने मुझे उसकी पूरी कहानी बताई कि सर मैं इतनी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैंने बाद में उसके घर के फोटोग्राफ्स भी बुला, लिटरली जो झोपड़ी होती है जी। कि जहां बारिश आ जाए तो उन लोगों की रात बड़ी मुश्किल से कटती है, ऐसी जगह पर वो रहता था। हमने कोर्सेज की फीस, इवन बुक्स की जो प्राइसेस है बहुत कम करके रखी है। अफोर्डेबल हमारा मेन है। आपको भी आश्चर्य होगा कि हमारे जो कोर्सेज हैं मैक्सिमम 999 या 1499 से ज्यादा कोई कोर्स की कॉस्ट ही नहीं है। जी। सो बैंक की प्रिपरेशन हमारी फीस उस समय 999 थी। उस बच्चे को 999 कलेक्ट करने में अराउंड 8 to 10 मंथ्स लगे। बेचारा, बट आई अंडरस्टैंड। हाँ, सो इतना पैसा भी उसके पास नहीं था। उसने जैसे भी इकट्ठा किया, कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप करी कि यार 50-50 रुपए तुम मिला दो, हम लोग मिलकर उस कोर्स से पढ़ लेंगे। दिस इज हाउ 8 to 10 मंथ्स में उसने वो पैसा इकट्ठा किया, एप्लीकेशन पे वो कोर्स उसने लिया, उसके बाद पढ़ना उसने शुरू किया। आफ्टर 6 or 8 मंथ्स जब उसने सारी चीजें, पूरा सिलेबस कर लिया, सब चीजें अच्छी कर ली, बैंकिंग एग्जाम्स उसने देना शुरू करे और शायद सिलेक्शंस के मामले में उसने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। शायद 10 to 15 बैंक एग्जाम्स निकाले, इवन ऑफिसर एग्जाम्स भी। अरे वाह। और मैथ्स या रीजनिंग और सब में फुल मार्क्स, 35 आउट ऑफ 35, 30 आउट ऑफ 30, को कुछ गलत नहीं। और ये भी वही लड़का था जिसको मैथ्स कभी समझ नहीं आया था। That's wonderful. That's such a lovely story. में ऑफिसर की पोस्ट पे है बैंक में। ये कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है बिकॉज ये भी बताती है कि जब इंसान किसी चीज पे अपना दिल लगा बैठे, वो करना चाहे तो अगर उसको सही मेंटर्स मिल जाएं। मैं रास्ते भी नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी आप मेंटर हैं। आप एक तो ये सोचना कि आप कैसे अफोर्डेबल करिए, कैसे उनके लिए भी आसान करिए, और जबकि इस लड़के के लिए वही करना कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल पर था। उसने जान लगा दी। उसने इसलिए भी तो लगाई क्योंकि उसको लगा कि आपसे उसको वो मिलेगा जो वो चाहता है। राइट। एंड आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन अपने आप में और हो जाती है, वो बहुत मैटर करता है जी। और बार बार मैं सुनती रहती हूँ जब भी मैं लोगों से पूछती हूँ कि अच्छा आदित्य सर कैसे पढ़ाते हैं, बिकॉज मैं बहुत सोचूं कि शायद अब मैं मैथ सीखने को तैयार हो जाऊं। सब बताते हैं आप शॉर्टकट मेथड सिखाते हैं जी। एक किसी को एलैबोरेट करिए, कोई सिंपल सी चीज जो आप और भी शॉर्टकट में, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज जो आप एक बहुत भी और ज्यादा शॉर्टकट में सिखाते हैं। जनरली तो कुछ थोड़ा पेन पेपर की जरूरत होती है, बट मैं नॉर्मली मतलब एक मल्टीप्लिकेशन भी आपको अभी ऑन कैमरा बताऊं तो आप खुद भी कर पाएंगे। लाइक मैं आपसे कहूं कि 750 में 999 का मल्टीप्लाई करना है, या थोड़ा सा और उसको बड़ा कर लेते हैं, 7500 इंटू 9999। आप आई थिंक 4 या 5 सेकेंड्स में इसका आंसर दे सकते हो, और मैं आपसे भी सॉल्व भी करवा दूंगा। मुझे डराइए मत प्लीज, मुझे डराइए मत, सोच के ही मुझे डर लग रहा है। सो अगर 7500 में आपको 9999 का मल्टीप्लाई करना है, इट्स सो इजी। आप
जब भी 9999 होता है आप उसको 10,000 ले लीजिए, जी जस्ट नेक्स्ट नंबर, एंड 10,000 में से 7,500 माइनस कर दीजिए, जी सो आपको 2,500 मिल जाएगा। जी सो ये लास्ट वाला पार्ट आ गया, ये आंसर का 50% है, जी 2,500। अब 7,500 में से सिंपली 1 माइनस करना है, सो 7,499। ओके 7,500 में से आपने 1 माइनस किया, 7,499, और 10,000 में से 7,500 माइनस किया, दैट इज 2,500। जी सो आंसर इज 7,499 2,500। सिंपल। ओ वेरी नाइस। आई विश मुझे किसी ने इस तरह सिखाया होता। मैं पक्का मैथ्स में 90 और 100 तो लेके आ रही होती, कुछ नहीं तो 70 और 100 तो लेके आ रही होती। मैं तो ये नंबर ही सुन के आपने मेरा चेहरा देखा, मैं तो अब सफेद हो गई, बिल्कुल परेशान हो गई कि क्या मेरे पसीने छूट गए। तो ऐसे स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, जी। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, इवन हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फिंगर्स कैलकुलेट कराते हैं। वाओ कंपाउंड इंटरेस्ट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, आई नो। बट देयर आर सो गुड ट्रिक्स कि आप बहुत मेरे अच्छे से solve जितने कर दोस्त सकते हो। कॉमर्स में थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाज उनके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता था राइट। विद इन कॉमर्स, एंड आई थिंक उनमें से कुछ ही लोग आगे जाके सीए बन पाए। उन्होंने ले तो लिया, बाकी सब लार्जली अपने पेरेंट्स के बिजनेसेस में गए या आके जाके एमबीएस किए और सब किया। एक्चुअली बहुत कम ही लोग जाके सीएस बन पाए जिनमें एक्चुअली वो एबिलिटी थी टू लुक एट एक्चुअली नंबर्स। स्कूल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैथ्स को लेकर वो यही है कि हमें ये दिमाग में डाल दिया गया है कि आपको रटना है, फॉर्मूले याद करना है, लंबी लंबी मेथड्स हैं। इस सब ने स्टूडेंट का माइंडसेट कर दिया है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में जब आगे चल के पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, अराउंड 10-20% चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको रटना पड़ता है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड्स है, एडवांस मैथ्स का जो पार्ट होता है, बट 80% चीजें बहुत इजी हैं जिसको बहुत इजी तरीके से स्कूल टाइम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इवन मेरी क्लासेस कई सारे छोटे बच्चे भी अटेंड करते हैं। कई बार तो ये होता है कि मदर भी पढ़ रही है और बच्चा भी पढ़ रहा है, और दोनों मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो कई बार वो हमें वीडियो कॉल्स करते हैं, कई बार उनकी फोटोग्राफ्स आती है कि सर मेरा बच्चा भी आपका फैन है, वो भी आपसे मैथ्स पढ़ता है। सो छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है क्योंकि चीजें बहुत इजी हैं, बस जिस तरीके से स्कूल में डिलीवर किया है, बस आई विश कि वो चीज चेंज हो। बिकॉज यही पे मैं अब मेरा अगला सवाल इसी पे आ रहा था कि ठीक है आपने आसान कर दिया, अगर मैं स्कूल एग्जाम प्रोसेस देखूं स्पेशली, तो वहां तो आपको फॉर्मूला सही करने के ही सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। राइट। कोई ये नहीं देखता है कि एंड रिजल्ट आपका जो आंसर है वो सही है नहीं, वो तो क्योंकि वो सिस्टम ही इस तरह से स्टेप्स बना है इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स अगर तुमने वही नहीं फॉलो किए, क्योंकि बहुत बार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मेरा आंसर सही था बट मैंने जहाँ मार्क्स खोए कि मैंने वो स्टेप्स नहीं यूज किए। राइट। तो आप वो बैलेंस कैसे लाते हैं दोनों चीजों के बीच में? एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो मैथ्स है वो बहुत डिफरेंट है जी यहाँ पे सिर्फ आंसर से मतलब है। जी आपकी स्टेप्स जितनी ज्यादा स्टेप्स होंगी उतने आपके फेलियर के चांसेस हैं यहाँ पे, राइट क्योंकि स्टेप्स मतलब आप टाइम बहुत ज्यादा लोगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि जब स्कूल में आप होते हो तो आपके पास 3 घंटे हैं और अराउंड 25 क्वेश्चंस होते हैं, जी और उसके लिए आपके पास 3 आवर्स हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक कॉमन जनरल टर्म्स में बात करें, एंड फॉर 100 क्वेश्चंस यू हैव 2 आवर्स। राइट सो आप निकल के आए हो ऐसे सिस्टम से जहां पे 25 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स मिलते थे, जी और यहाँ 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं। जी मतलब क्वेश्चंस 4 टाइम्स हुए बट समय आपके पास 1 घंटा कम ही हुआ है। जी सो आप यहाँ पे स्टेप्स या बहुत सारी राइटिंग वर्क ये कर ही नहीं सकते, आपको सारी चीजें माइंड में ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो वो स्टेप्स, और अगर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मैथ्स में ये बताता हूँ कि आपके पास 2 ही चीजें चलाने के लिए, द फर्स्ट इज योर पेन एंड सेकेंड इज योर ब्रेन। और ब्रेन की स्पीड पेन मैच कर ही नहीं सकता, ब्रेन इतना फास्ट कैलकुलेट करता है, हर एक के अंदर पोटेंशियल है। तो हम लोग स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिस कराते हैं 15 डेज 30 डेज, उन्हें पेन फ्री प्रैक्टिस कराते हैं कि बस क्वेश्चन, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हूं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो डेली रात का हमारा शेड्यूल होता था कि हाफ एन आवर हमें बैठना है, नो पेन नो पेपर, जस्ट कुछ क्वेश्चंस हम पुट करेंगे और हमें उसको देखकर सॉल्व करना है, वेदर इट टेक्स 5 मिनट 10 मिनट्स, कोई इशू नहीं है। उस चीज ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया कि हम क्वेश्चंस को देखते थे एंड विद इन
1 मिनट और 30 सेकेंड्स वो हम सॉल्व कर देते थे। तो वहां से समझ में आया कि ब्रेन में कैपेबिलिटीज तो बहुत है और जी। हर एक के अंदर है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि टैलेंट इसमें बहुत मैटर करता है। आपके एफर्ट्स हैं, आपने उस पर अच्छी मेहनत करी है, सो आप उसको डेवलप कर सकते हो। सो वो टेक्निक्स बस हमें डेवलप करनी है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको बस टेक्निक पता है जी। और आपने अगर उसका बार बार, जिसको हम बोलते हैं अभ्यास किया है, प्रैक्टिस करी है, आपका मैथ्स अच्छा होगा ही। और नॉट ओनली मैथ्स, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में इस रूल को अप्लाई करोगे, वो स्ट्रांग होना है। सो ब्रेन वाली जो प्रैक्टिस है, अगर स्टूडेंट उस पर मेहनत करते हैं, डेफिनेटली स्पीड अप इसमें आएगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो मैं इस चीज पे बहुत एम्फेसिस करता हूँ कि बच्चा इन चीजों को अपनी हैबिट में लेकर आए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो यूट्यूब चैनल है आदित्य पाटिल मैथ्स, आप किस तरह उसको इंगेजिंग रखते हैं, रेलेवेंट रखते हैं? बिकॉज मुझे पता है वो बहुत ही विजिट चैनल है, बच्चे जी। रेगुलरली आ रहे हैं। एंड मेरा मतलब ये है कि जब मैं बच्चे बोलती हूँ, हर स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, बिकॉज एक बिल्कुल। टीचर के लिए तो हमेशा उसके स्टूडेंट्स बच्चे ही रहते हैं। हाँ, आप उसको किस तरह उसको इंगेजिंग बनाते हैं? इसमें हम 2-3 चीजों पर काम करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एवरग्रीन है, लाइक कुछ अच्छे ट्रिक्स, अच्छे शॉर्टकट्स, या कुछ ऐसी चीजें जो कोई भी एज ग्रुप हो सबके लिए वर्क करेगा। सो स्कूल गोइंग किड्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हो, या कुछ ऐसे भी लोग हमसे कई बार कांटेक्ट करते हैं कि दे आर जस्ट रीडिंग, मतलब 40 इयर्स 50 इयर्स एज है और उन्हें अब मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब चीजें जानकर। तो कुछ ऐसा कंटेंट हम हमेशा डालते हैं जो हर एक के काम का हो, जी। वेदर मतलब स्टडी कर रहे हो या नहीं, उनको काम आता है। सेकंड, हम फिर ये करते हैं कि जो भी एग्जाम्स अपकमिंग होते हैं उनको लेकर रेगुलर क्लासेस हम लोग लगाते हैं। जी। सो लाइक प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराना, क्वेश्चंस का एनालाइज कराना, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं तो उनकी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो हम देते रहते हैं। और एक हमारा विनर्स का एक सेपरेट चैनल भी है, विनर्स इंस्टीट्यूट, जो आई थिंक 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उस पे। फिर ये एक मैथ्स स्पेशल चैनल है। और मुझे लगता है कि अगर इन सब के टोटल वीडियोस काउंट कर लिए जाएं, सो 20,000 से ज्यादा वीडियोस हम यूट्यूब पर डिलीवर कर चुके हैं, मोर देन जी। 20,000। बस सिर्फ एक छोटा अमाउंट 20,000। आई मीन आई लव द फैक्ट कि आप कितने आराम से कहते हैं कि बस इतना किया है, जबकि आपने जो किया है वो बहुत कुछ है। आई मीन आपकी ऐप भी निकली है जी। जो एक थोड़ा एक स्टेप अहेड है कि डिजिटल रेवोल्यूशन में किस तरह आप और बच्चों के पास पहुंच पाए। अब इस ऐप में क्लासरूम जो ट्रेनिंग है, क्लासरूम कोचिंग है, आप उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से कि लोगों को यूट्यूब की क्लास में और ऐप में इतना फर्क ना लगे, और ये कैसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर पाती है? जी। ये मैं जैसे समझना चाहूंगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनी है जो क्लासरूम नहीं अटेंड कर पाए नेसेसरली, तो क्या बेनिफिट है उनके पास ऐप का होना? इसमें सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है कि हमें स्टूडेंट को रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस देना है। जी। और इसके लिए बहुत मल्टीपल ऑप्शंस पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो सारे स्टूडियोज हैं वो इस तरीके से डिजाइंड है कि प्रॉपर हर चीज उसमें हो। लाइक हमने सबसे पहले तो डिजिटल बोर्ड्स अप्लाई करें हर जगह। जी। तो जो ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड्स होते थे वो नहीं, सो दैट विजिबिलिटी प्रॉपर हो, जी। स्टूडेंट को हर चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखे। फिर हमारे जो कैमरा सेटअप या टेक्निकल पार्ट है वो हम बेस्ट यूज करते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स ट्रेनिंग, जो हमारा एक कंटिन्यू पार्ट होता है। उसके लिए अलग से एक हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो टीचर्स को ट्रेनिंग देता है और कंटिन्यू सुपरवाइज करता है। जितनी भी क्लासेस हमारी होती है एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर, इवन ऑफलाइन, हर एक क्लास को देखने के लिए सुबह से रात तक हमारे पास टीम है जो इसको सुपरवाइज करती है। सो यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मैं कैमरे को देखकर बोल रहा हूँ तो अभी जो वीडियो देखेगा उसको लगेगा हाँ सर मुझसे बात कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे माइनर पॉइंट्स हैं जो हमें टीचर्स को बताने होते हैं ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ ये जो टीचर है वो मुझे ही पढ़ा रहे हैं। राइट। सो रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस देना हमारे लिए हमेशा बहुत मैटर करता है। एंड अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या जब भी हम फीडबैक लेते हैं तो हमेशा उन्हें यही लगता है कि सर हमें यही फील आ रहा है कि हम आपके सामने बैठकर ही पढ़ रहे हैं।
सो वो ट्रेनिंग हमें उस लेवल पे सारे टीचर्स को, टीम को देनी होती है। कई बार हम ये भी करते हैं कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसी को लाइव हम कर देते हैं। जी जी वो और ज्यादा इंगेजिंग होता है, क्योंकि जब आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ने वाले के माइंड में भी होते हैं। राइट और जब आपके सामने कोई बैठा होता है तब आप और थोड़ा फन एलिमेंट डालते हो, थोड़ा और ह्यूमर भी क्रिएट होता है, जी। डिस्कशंस होते हैं। सो ऑनलाइन वाले को फिर तो यही लगता है कि बस मैं क्लास में बैठा हूं। सो एक हाइब्रिड हम चीजों को लेकर चलते हैं, सो दैट उसको लगे कि वो भी इसका एक पार्ट है। इवन मैं खुद स्टूडेंट्स को कॉल करता हूँ कई बार जस्ट फॉर फीडबैक्स। तो हम रैंडम कॉल्स उठाते हैं कि चलो आज बिहार में किसी बच्चे को कॉल कर लेते हैं, आज जम्मू कश्मीर में किसी बच्चे को कॉल करते हैं। सो हम रैंडम फीडबैक्स भी लेते हैं, कुछ अच्छे सजेशंस भी मिलते हैं। मोस्टली दे आर वेरी हैप्पी। सो फीडबैक्स हमारे लिए बहुत मैटर करता है, जो मैं खुद कंटिन्यू स्टूडेंट से लेता हूँ। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ना इसी जवाब में मुझे मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी अगला वाला पूछने को कि आप लोग कैसे एक कंसिस्टेंसी रखते हैं और किस तरह से आप क्वालिटी कंट्रोल रखते हैं। आपने मुझे उसका जवाब दे दिया जी। तो अब जो मैं समझना चाहती हूँ कि इस तरह इसको एक्सपैंड करने को, स्केल अप करने को क्या क्या लगा, बिकॉज स्केलिंग अप इज नॉट एज एवर इजी, राइट। एंड आपका जो एक कमिटमेंट है कि आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये फैल पाए, हर बच्चे को एक्सेस मिल पाए, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या कंसिडरेशन में लेना पड़ा, वो मैं समझना जरूर चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यूट्यूब प्रेजेंस हमारी थी जी और कोविड के पहले हम लोगों ने यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया था और आई थिंक एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस हमारा उस पर था। जी सो रीच तो हमें वहां से स्टूडेंट तक पहले से थी। जी लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के बाद स्पीड आई थिंक 2x या 3x हुई है, या मोर देन दैट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय सबकी मजबूरी थी कि अब ऑफलाइन सेंटर्स बंद हैं, फिजिकल आप कहीं जा नहीं सकते हो, सो आपको मोबाइल ऐप पर ही पढ़ना है। और मीनवाइल हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे, नॉट बिकॉज ऑफ कि कोविड आएगा तो हम करेंगे। हमने अपने स्टूडियो सेटअप और ऑनलाइन क्लासेस, मतलब क्योंकि विजन शुरू से यही था जी कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है, जी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और हर एक बच्चा जो कितनी ही छोटी जगह पर हो, गांव में हो, वहां तक इस एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है, क्योंकि हर बच्चा बड़े शहर आकर नहीं पढ़ाई कर सकता है। हमने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, स्टूडियोज ऑलरेडी सब सेट कर दिए थे, और कोविड आ गया। तब तक हमने अपनी ऐप भी बनवा ली थी। तो जैसे ही कोविड के बाद चीज़ें पॉजिटिव हुई, हमने वापस से यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर अपने लेक्चर्स अपलोड करना, लाइव सेशंस हमने लेना शुरू करे। जी इवन हम आज भी एक दिन में मोर देन 300 लाइव लेक्चर्स डिलीवर करते हैं पर डे। दैट्स वंडरफुल। 300 सेशंस अ डे हमारी पूरी टीम मिलकर लाइव सेशंस हम लोग करते हैं। सो चीज़ों को हमने डिजिटलाइज किया। सबसे पहले हमने सारे डिजिटल बोर्ड्स वाले क्लासरूम्स को सेटअप किया, स्टूडियोज बनाए। मोर देन 15 स्टूडियोज हमारे पास है जहां से हम सेशंस सारे लेते हैं, और जैसा कि जो रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस बच्चों को वहां पर मिले। सो टेक्नोलॉजी वाइज हमने काम किया, स्टूडियो वाइज जो सेटअप की रिक्वायरमेंट्स हो सकती थी वो हमने काम किया, और मैक्सिमम यही प्रयास किया कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो एप्लीकेशन पर आ जाए। हमारे कई कोर्सेज 199 299 से भी शुरू हैं, कि जिसमें हम 2-2 साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं। और या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि यूट्यूब पर भी हम एवरेज 40 to 50 लेक्चर्स पर डे डिलीवर कर रहे हैं। सो जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड भी सारा कंटेंट वहां पे जाता है। अब सर आपने तो मेरे मेन क्वेश्चन का पिछले सवाल में ही जवाब दे दिया था कि आप क्वालिटी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं। पर जो मैं समझना चाहती हूँ कि जैसे आई थिंक इस तरह के बिजनेस का, अब मैं बिजनेस बोल के इसकी बेइज्जती ना करना चाहूंगी, मैं कहूंगी इस तरह की टीचिंग का इसको स्केल करना कितना मुश्किल रहा है, बिकॉज हमारे अलग अलग शहर रहे हैं फ्रॉम टाइम्स अननोन जो लर्निंग सेंटर्स बन गए हैं, राइट। to scale something like this, to make it more accessible. And as we were talking and I was telling you, the right to education exists in the constitution. हमारा संविधान कहता है अपने फंडामेंटल राइट्स में कि हर बच्चे, हर इंसान को हक है to get quality education. Right. And obviously
इंटरनेट के आने से वो बहुत बदल गया है। हाँ। पर ये आपने स्केल कैसे किया? इसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एंड स्टूडेंट्स के पास ये बात कैसे पहुंची कि आप हैं और आप इतनी आसानी से उनके लिए मैथ्स जैसा इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उनको पढ़ा पा रहे हैं? जी। जो आपने राइट टू एजुकेशन को लेकर बात कही है, हम अक्सर कई बार इस चीज पर जब बात करते हैं, शायद ये स्टेटमेंट काफी डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोगों को अलग लग सकता है, बट रियलिटी है, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कोचिंग्स जो हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की फेलियर्स का रिजल्ट है। बिल्कुल। क्योंकि हम जब बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या कई सारी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिसको वो स्कूल में सीख जाना चाहिए था। हाँ। मतलब आज अगर वो 20 साल का हो चुका है, 25 साल का हो चुका है, और हमें उसको वापस से मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस या बहुत बेसिक कैलकुलेशन सिखाना पड़ रहा है। हाँ। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि उसने इन 15-20 सालों में किया क्या, जी। जब उसे अभी यही नहीं आता है। और ये मुझे लगता है कि 50% स्टूडेंट्स के साथ हमें ये चीज फेस करनी पड़ती है। जी। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को लेकर सुधार होना चाहिए कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, चीजें हैं, या इतने साल देने के बाद स्टूडेंट का फाउंडेशन तो मजबूत हो। जी। सो ये तो एक पॉइंट है, और अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि फिर कोचिंग्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कैसे हमने इस चीज को स्केल अप किया या क्या हमें चैलेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आज बहुत इजी है एक एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट लॉन्च करना, यूट्यूब चैनल बनाना, खुद का स्टूडियो बनाना, आज ये बहुत इजी हो चुका है। बट अगर हम 5-6 साल मतलब कोविड के पहले जाएं तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। मतलब एक यूट्यूब चैनल बनाना, एक वीडियो बनाना ही अपने आप में एक टफ टास्क था। बिल्कुल। हम कहीं ना कहीं उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि यूट्यूब चैनल हमारी थी, खुद का हमारा स्टूडियो था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर ली थी, और हम प्रिपेयर्ड थे कि हाँ, हमें इस चीज को पहुंचाना है, क्योंकि पर्पस वही था। शायद मैंने पहले भी कहा कि एक तो एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है, और क्वालिटी एजुकेशन हर घर तक पहुंचाना है। बिल्कुल। और ऑनलाइन या डिजिटली ये बहुत इजी हो सकता है कि हम एक किसी शहर से एक बार में हजारों बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वो बच्चा भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर हो, इवन लद्दाख हो, असम, त्रिपुरा के जो बच्चे हैं, साउथ में बच्चे, इवन अंडमान निकोबार के बच्चे हमसे लाइव पढ़ रहे हैं। तो एक साथ जब हम इतने स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं, उन्हें भी बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि अपने घर पे बैठ के वो पढ़ रहे हैं। सो हमने स्टूडियो सेटअप करे, टेक्निकल नॉलेज बिना किसी एक्सटर्नल कंपनी या किसी की मदद के सारी हमने इन हाउस सारी चीजों को किया। चीजों को समझा कि कैसे कैमरा सेटअप होता है, डिजिटल बोर्ड्स हमने खरीदे बहुत सारे, कैमरा पूरा सेटअप किया। इंटरनेट कनेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इंटरनेट की बैंडविड्थ डिस्टर्ब करती, बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसको हमने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि रियल लाइव क्लासरूम का वो फील स्टूडेंट को आना चाहिए। जी। तो डेफिनेटली इट वाज चैलेंजिंग, बट गलतियां भी हुई, कुछ मिस्टेक्स भी हुई, उससे हमने सीखा, इम्प्रोवाइज किया, और आज मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। कुछ ही टाइम में वो चीजें हुई। सो चैलेंजेस थे, बट हाँ, हमने सारी चीजों को किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं उनमें। एक सवाल पूछूं? जी। सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती मुझे तो यही लगता है कि शायद हमें यूट्यूब पे और पहले आ जाना चाहिए था। मुझे बताइए, आज से 5 साल आगे आप विनर्स इंस्टीट्यूट को कहाँ देखते हैं? चाहे और सिटीज हों और कोर्सेज हों या फुल्ली डिजिटल मोड? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। आई थिंक एवरीबडी, सारे जो लोग ये देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर। बिकॉज बहुत लोग आपकी तरह की एजुकेशन, आपके तरीका जो पढ़ाने का, उसको ऑनलाइन नहीं ले जा पाए हैं। जी। और वो क्लासरूम में एक शहर में बंद रह गए हैं। तो आई थिंक हम लोग सब जानना चाहते हैं। अगर 5 साल आगे की मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जानकर। हम एक टैगलाइन यूज करते हैं, हर घर विनर्स। इवन जब कोई स्टूडेंट हमारा सिलेक्ट होता है तो मैं कोशिश करता हूं कई बार कि मैं खुद उसके घर जाऊं, ताकि उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो बैकग्राउंड है, और उसने जो चीजें फेस करी है, वो हम दिखाएं कि कहां से वो कहां पहुंचा है। इवन कई बार हम कोई स्टूडेंट जस्ट केवल पढ़ रहा है तो हम वहां जाके कोशिश करते हैं चीजों को ऑन ग्राउंड समझने की। जी। सो आफ्टर 5 इयर्स, मैं 5 इयर्स या 10 इयर्स हम इसको कहें,
यही एक सपना है कि वास्तव में हर घर विनर्स हो, जी, कि अगर भारत में कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहा है तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो ऑप्शन या पहला जो नाम आए वो विनर्स इंस्टीट्यूट आना चाहिए। जी, और इसलिए आना चाहिए कि उसके आसपास कोई ऐसा टच में रहा है जो वहां से पढ़ के सिलेक्ट हुआ है हाँ, और उसने सुन रखा है कि अगर विनर्स चले गए हैं तो मैथ्स क्या, इंग्लिश क्या, कोई भी एग्जाम में वो सक्सेसफुल हो सकता है। और हर एक एग्जाम को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के या टीचर्स एग्जाम, हर एक कैटेगरी में हम काम करें और हर जगह विद्यार्थियों को सफलता दिलाएं, और वो भी अफोर्डेबल फीस पर। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन विनर्स की फीस हर साल कम होती जा रही है। दैट्स लवली। जो कोर्सेज हम पहले शायद 999 में देते थे, आज वो कोर्सेज 499 पे आ गए हैं। हाँ, तो हम एक तरफ चीजों को और अफोर्डेबल बना रहे हैं, फैसिलिटी शायद हमने 5 टाइम्स कर दी होगी पहले से, जी, और मे बी कि आगे ये चीजें और कम हो। तो चीजों को लगातार अफोर्डेबल बनाना, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन, हर एक एग्जाम की एक बहुत अच्छी बुक स्टूडेंट को अवेलेबल कराना और हर घर विनर्स का सपना देखना, यही मेरा विजन है। अरे इंशाल्लाह आपका ये जो विजन है ये पूरा हो, आ, और आपके स्टूडेंट्स को खूब सक्सेस मिले, जी, खूब सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए, हम लोग से इतने कैंडिडली, इतनी ओपनली आपने बात की कि लगता ही नहीं है कि मैंने एक टीचर से बात की। जी, आई थिंक आपके स्टूडेंट्स को भी नहीं लगेगा कि टीचर से बात की, बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा डरते हैं जो हाँ। उनके टीचर होते हैं, पर उन्होंने एक इंसान की बात सुनी कि कैसे उसको ख्याल आया, वो कहाँ से कहाँ तक उसको ले जा पाया है। जी, तो मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन उनको बहुत होप देगा और नए स्टूडेंट्स को होप देगा कि हाँ, यहाँ हम पढ़ना चाहते हैं, इस व्यक्ति के साथ हम जानना चाहते हैं कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आदित्य सर, एंड Thank थैंक you. यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर टेकिंग योर टाइम। सबसे पहले थैंक यू नूर जी फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, और स्पेशली थैंक्स पूरी बुक्सकेप टीम को जो आपने बुककास्ट पॉडकास्ट सीरीज में मुझे इनवाइट किया, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। और स्टूडेंट्स को मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा, काफी सारा नॉलेज आप आज यहाँ से लेकर गए होंगे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बुक्सकेप जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, इस पे मेरी सारी बुक्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और केवल मेरी किताबें नहीं, ऑलमोस्ट हर एक किताब आपको यहाँ पे मिलेगी। मोर देन 4 मिलियन बुक्स इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे बुला सकते हैं। थैंक यू। To our listeners, if you like today's episode, like, share, and subscribe to Bookcast. And we'll be back soon with more interesting conversations.